नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर 15 नवंबर से पिछले 15 नवंबर 2025 से आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है फ्री में निःशुल्क जो है आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स 10वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं, जो इस बार 2026 में 10वीं क्लास का हिंदी माध्यम से परीक्षा देंगे बिहार बोर्ड से, उन सबों के लिए फ्री में यहाँ पर क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है। तो उसी के क्रम में हमने आपका बहुत सारे चैप्टर्स जो है साइंस का, मैथ का और एसएस का ख़त्म कर दिया। तो अब जो है आपका तीसरा चैप्टर है एसएस का, जो सामाजिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर आपको खत्म किया जा रहा है। जो इतना ही है, बस थ्योरी शॉर्ट में आपको क्या किया गया है, थ्योरी शॉर्ट करके आपको दिया गया है, क्योंकि अब आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। तो इसमें बड़ा थ्योरी का ज़रूरत नहीं है, मतलब बड़ा थ्योरी आप रिवाइज भी नहीं कर सकते हैं, उतना आपके दिमाग में याद भी नहीं रहेगा। तो आपको शॉर्ट्स थ्योरी चाहिए जो आपको तुरंत समझ में आए और जल्दी से जल्दी रिवीजन हो। जितना रिवीजन होगा उतना ही याद रहेगा और उतना ज़्यादा एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। अगर बड़ा नोट्स है तो उसका रिवीजन नहीं होगा और उसको एग्जाम में भी आप नहीं बता पाएंगे। तो सामाजिक विज्ञान का आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल का तीसरा चैप्टर है जल संसाधन। तो तीसरा चैप्टर इसमें जो है हम खत्म करेंगे, जल संसाधन आपका खत्म करेंगे। तो इसमें देखिए महत्वपूर्ण जो है 7 टॉपिक ही है। यहाँ पर हमने ये पहला टॉपिक से लेकर के 7 टॉपिक तक आपको पढ़ाया है, निष्कर्ष तक हमने आपको पढ़ाया है। इतने में जो है आपका जल संसाधन क्या है, खत्म है। क्योंकि एसएस जो है आपका 4 पार्ट्स में होता है तो बड़ा हो जाता है, इसी के कारण छोटा छोटा नोट्स बना करके सारे चैप्टर्स को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो उसी से सारा क्वेश्चंस आ जाएगा। आपको हर चैप्टर को पढ़ना है, तो हर चैप्टर को संतुलित मात्रा में, ये नहीं कि किसी चैप्टर को बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, किसी को कम पढ़ रहे हैं, तो किसी सबको संतुलित मात्रा में आपको क्या करना है, तो पढ़ना है। इसीलिए हम आपको इतना शॉर्ट्स करके छोटा सा नोट्स बना करके आपको दिए हैं कि सारा बात इसमें लिखा हुआ है। जितना आपका थ्योरी है, जितना भी एनसीईआरटी के बुक में जो भी आपको लिखा हुआ है, सारा इसमें लिखा हुआ है, बस छोटे रूप में लिखा हुआ है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो 7 टॉपिक में आपका ये खत्म हो जाएगा। तो पहला टॉपिक है कि जल का महत्व क्या है, क्योंकि हम जल संसाधन पढ़ने जा रहे हैं। जैसे जल संसाधन, भूमि संसाधन पीछे हमने आपको पढ़ाया है, तो अगला है हमारा जल संसाधन। तो जल भी एक संसाधन है, तो जल का महत्व क्या है। तो यहाँ पर देखिए जल का महत्व कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर लिखे गए हैं। 1 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स में आपको जल का महत्व यहाँ पर बताया गया है कि जल जीवन का आधार है। ये बात तो छोटी सी बात है जो आपको सबको पता है, लेकिन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर पूछ दिया कि जल का महत्व बताइए, यही आपका क्वेश्चन आ गया कि जल का महत्व बताइए, तो आपको पॉइंट्स जल्दी से याद नहीं आएंगे। तो वहाँ पर आपको अगर रिवाइज करिएगा तो आपको ये पॉइंट्स धरा, अगर रिवाइज रहेगा तो तुरंत तुरंत आपको याद आएगा और लिखा जाएगा। तो पहला ही पॉइंट्स आएगा कि जल जीवन का आधार है और यह जीवन देने और लेने दोनों में सक्षम है। जल क्या करता है, जीवन देता भी है और जीवन ले भी लेता है। अगर आप जल में डूब गए तो आपका जीवन भी चला जाएगा। तो ये है कि जल जीवन देता भी है और जीवन लेता भी है। इसके बाद है कि कारखाने, मशीन, खेती, ऊर्जा उत्पादन, घरेलू कार्य सभी में जल की आवश्यकता होती है। जहाँ तहाँ खेती करना है तो भी जल चाहिए। आपको कारखाना चलाना है तो उसमें भी जल की आवश्यकता होती है। ऊर्जा उत्पादन करना है, जैसे कि आपको पानी से ही बिजली बनती है। ज़्यादातर पानी को क्या किया जाता है, पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता है, वहाँ से बिजली बनती है। या आपको पानी, नदी में पानी में डैम बना करके तब जाके टरबाइन नचा करके बिजली बनाया जाता है। तो ऊर्जा उत्पादन में भी जल का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके बाद जो है मानव सभ्यता सदैव नदियों और जल स्रोतों के आसपास बसी है। तीसरा महत्व जो है मानव सभ्यता, पहले सबसे पहले लोग कहाँ पे बसे, तो ये सबसे पहले लोग नदी के किनारे ही बसे। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये था कि नदी के किनारे जैसे खेती करना है, तो यहाँ पर अगर ये नदी है तो इसके बगल अगल के जो भी खेत हैं, वहाँ पर सिंचाई का पानी आराम से पहुँच जाएगा। आराम से लोग उठा उठा करके भी क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अगर नदी से दूर बस जाएंगे तो वहाँ पर पानी ले जाना ही क्या है, पहले अभी की तरह तो बोर नहीं था जो बोरिंग कर देंगे पानी पटाएंगे, या ट्यूबवेल नहीं था कि ट्यूबवेल से पटाएंगे। तो सिंचाई करने के लिए जो है हमको नदी के किनारे ही बसना पड़ता था कि वहाँ पर खेती आराम से हो जाएगा, सिंचाई आराम से हो जाएगा, और जब सारा काम होगा तो वहीं पर लोग बसते भी थे। इसीलिए कहा है कि मानव सभ्यता सदैव नदी के और जल स्रोतों के आसपास बसी है, क्योंकि नदी में हमको जल पीना भी होता है, तो पीने के लिए भी पानी नज़दीक में मिल जाता था। तो बहुत सारे कारणों से मछली पकड़ना है तो मछली पकड़ने के लिए भी यहाँ पर हम नदी नज़दीक में रहता था तो आसानी होती थी। तो बहुत सारे फायदे के कारण जो भी सभ्यता है हमारे भारत में, मतलब कि हमारे पूरे दुनिया में जो भी सभ्यता है, सबसे पहले नदी के किनारे ही क्या हुआ, बसा हुआ मिला। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता आप पढ़िएगा आगे क्लास में, या इतिहास में भी हड़प्पा सभ्यता अगर आप पढ़िएगा तो सिंधु नदी के किनारे बसा था।
तो आपको ये सब बारे में बताया गया है कि मानव सभ्यता जो सदैव नदियों या जल स्रोतों के आसपास बसी थी। क्यों बसी थी हमने आपको बता दिया, सिंचाई के लिए पानी नज़दीक में, खेती के लिए, खाना बनाने के लिए, सब जगह। तो पानी तो हमारा जीवन का आधार है, इसीलिए नदी के बगल में ही हमको बसना पड़ता था। आगे देखिए, पृथ्वी पर जल की स्थिति। पृथ्वी पर जल की स्थिति क्या है उसको देखिए, 4 पॉइंट्स में यहाँ पे बताया गया है। पहला पॉइंट है कि पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग में जल ढका हुआ है। पृथ्वी जो है हमारा 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यानी अगर पृथ्वी को आप ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है, तो इसको 4 भाग करिए, यानी इस 4 भाग में मात्र इतना ही भाग में आपका पृथ्वी है, बाद बाकी इतना भाग में जिस पर हम लोग रहते हैं, जमीन इतना ही दूरी में है, इतना ही भाग में है, और ये 3 भाग जो है आपका सब में पानी है। मतलब पूरे धरती हमारा इतना भाग पानी से ढका हुआ है। आगे देखिए, परंतु उपयोग योग्य अलवणीय जल, मीठा जल बहुत कम है। तो इसमें भी जो ये सारा का सारा समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी आप पी नहीं सकते हैं क्योंकि वो लवणीय होता है। अलवणीय जल जिसको कहते हैं, जो मीठा जल होता है, वो बहुत कम है। समुद्र में सारा का सारा लवणीय है, तो लवणीय जल आप पी नहीं सकते हैं। तो अलवणीय जल हमारे पास, जिसको मीठा जल जिसको हम पीते हैं, वो हमारे पास बहुत कम है। हम बोल रहे हैं समुद्र में लवणीय जल है, और लगा दिए मतलब वो लवणीय नहीं है, तो उसको मीठा जल कहा जाता है। अलवणीय मतलब मीठा, लवणीय मतलब खारा जल, जिसमें नमक है, नमकीन है, लवण मिला हुआ है उसमें, तो उसके कारण हम पी नहीं सकते हैं। तो ये जो है उपयोग वाला जो मीठा जल है हमारे पास, जिसको हम पी सकते हैं, वो बहुत कम है। अलवणीय जल का स्रोत सतही अपवाह है। सतही अपवाह का मतलब धरती के ऊपर जो नदियां बह रही है, वहां से भी मीठा जल मिलता है हमको, पीने योग्य पानी। और धरती के अंदर में भूजल जो है, धरती के अंदर में भी हमको पानी पीने के लिए मिलता है। अगला पॉइंट है जल का नवीकरण जलीय चक्र से लगातार होता रहता है। जल का नवीकरण यानी जल, जैसे कि मान लीजिए पानी नदी में आया और गंदा हो गया, फिर कहाँ चला गया? गंदा हो गया, तो फिर गंदा तो हम साफ नहीं करते हैं, वो समुद्र में चला गया। फिर समुद्र में क्या होता है, वो पानी धूप पड़ने के कारण बादल ऊपर भाप बन के उड़ता है, और बादल बन करके फिर हमारे पास आकर के बरसता है बरसात के टाइम में। फिर वो पानी सारा का सारा क्या होता है, नदी में जाता है। तो इस तरह से जो नया वर्षा का पानी मिलता है, वो वर्षा का पानी बहुत ही साफ होता है। तो उसी को कहते हैं कि पानी का नदी का पानी समुद्र में जाना, फिर वहाँ से भाप बन के बादल बनना, बादल बन करके आना और हमारे ऊपर में बरसना, ये जल चक्र कहलाता है। तो इससे क्या होता है, जल का नवीकरण हो जाता है, फिर से जल शुद्ध हो जाता है, नया हो जाता है। क्योंकि भाप बन के जो उड़ता है पानी, तो वो एकदम शुद्ध अवस्था में रहता है, बादल में भी शुद्ध अवस्था में, वर्षा बन करके गिरा तब भी शुद्ध अवस्था में रहता है। वो नदी नीचे में आकर के पानी जो है बहुत सारे गंदगी से मिल करके वो गंदा हो जाता है। तो जल का नवीकरण कैसे होता है, जलीय चक्र से लगातार होते रहता है। इस तरह से हमको साफ साफ जल हमेशा वर्षा से प्राप्त होते रहता है। अब बोला देखिए जल की दुर्लभता। तो जल इतना दुर्लभ क्यों है, इतना पानी रहने के बाद भी दुर्लभ क्यों है? क्योंकि मीठा जल बहुत कम है, इसी के कारण ये दुर्लभ है। तो कारण कुछ कुछ यहाँ पे बताया गया है। पहला प्राकृतिक कारण है कि कहीं कहीं पर अगर कम वर्षा हुआ तो उसके कारण भी वहाँ पर जल पीने योग्य पानी, समुद्र का पानी तो पिएगा नहीं कोई, तो पीने योग्य पानी की कमी हो जाती है। अगर सूखा पड़ गया तो भी हो जाता है। मौसमी और वार्षिक वर्षा में असमानता, जितना वर्षा होना चाहिए या जिस मौसम में होना चाहिए उसमें न होने के कारण क्या हो जाता है, जल की कमी हो जाती है। इसके बाद देखिए राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र, राजस्थान में वर्षा होता ही नहीं है, ना के बराबर 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है। तो राजस्थान में जो है वर्षा न होने के कारण भी वहाँ पर जल का कमी रहता है, रेगिस्तान है वहाँ पर। अगला देखिए, ये तो प्राकृतिक कारण हुआ कि कम वर्षा के कारण जो होता है, सूखा पड़ जाने के कारण होता है। या राजस्थान है, वहाँ पर जल होता है, वर्षा होता ही नहीं है, तो वहाँ पर जल की कमी रहती है। लेकिन कुछ मानवीय कारण भी है। मानवीय कारण क्या है कि जनसंख्या वृद्धि, इतना ज़्यादा जनसंख्या है कि सबको पानी चाहिए। आजकल पानी का तो वृद्धि बढ़ गया है। देखते हैं कि कितना ज़्यादा लोग मतलब कि लेटरिन में फ्लश करने के लिए, मतलब कि फ्लश करते हैं तो 10 लीटर 15 लीटर पानी वैसे ही बर्बाद करते हैं। पहले लोग 1 लोटा लेके जाता था, जनसंख्या भी कम थी, और 1 लीटर पानी में ही क्या करता था, सोच करके आ जाता था। अब लेटरिन में लोग 1 बाल्टी यानी 20 लीटर पानी लेकर के जाता है। तो जनसंख्या भी बढ़ रहा है, ऊपर से जनसंख्या जो लोग जो हैं वो ज़्यादा पानी भी खर्च कर रहे हैं। तो ये वाली बात है, जनसंख्या वृद्धि से पानी कम हो रहा है। जल की बढ़ती मांग भी बढ़ रही है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा जल उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि अब तो मोटर वाला आ गया, स्विच दबाएं और 1000 लीटर 2000 लीटर पानी खींच लिए। पहले ट्यूबवेल से चलाना पड़ता था, चापाकल से, तो मेहनत पड़ता था, तो 1 बाल्टीन में ही नहा लेते थे। अब झरना खोल दिए, नल खोल दिए, आराम से 20 बाल्टीन से नहा रहे हैं। तो मांग भी बढ़ती जा रही है और जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। दूसरा कारण है कि सिंचाई हेतु भूजल की अतिशोषण। सिंचाई के लिए भी हम क्या करते हैं, भूजल निकालते हैं, बोरिंग धंसा करके नीचे वाला पानी को क्या करते हैं, सिंचाई में यूज़ करते हैं। उससे भी भूजल क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, पीने योग्य पानी कम होते जा रहा है। शहरीकरण और औद्योगिकरण से दबाव पड़ रहा है। शहरीकरण, जितना शहर बन रहा है, शहर के लोग और पानी खपत करते हैं, शहर के लोग और ज़्यादा पानी खपत करते हैं। इसके बाद औद्योगिकरण, जितना उद्योग लगेगा तो उतना ज़्यादा पानी खर्च होगा, क्योंकि उद्योग में जो सामान बनेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा
पानी का जरूरत पड़ता है उस सब कामों के लिए, तो उसके कारण पानी का पर दबाव पड़ता है। प्रदूषण, घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक रसायन, कीटनाशक और उर्वरक, प्रदूषित हो जाता है पानी, इससे भी पानी हमारा पीने वाला पानी कम हो जाता है। आजकल आप किसी भी नदी का पानी डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। शहर से बहुत सारा प्रदूषण उसमें से गंदा पानी क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है, छोड़ दिया गया है, तो वो पानी पीने लायक अब है नहीं। तो प्रदूषण के कारण भी पीने योग्य पानी क्या हो गया है, कम हो गया है। इसके बाद औद्योगिक रसायन भी, उसमें उद्योग वाला भी क्या करता है, फैक्ट्री वाला उसमें रसायन मिला देता है, केमिकल्स अपना, जो उसका कचरा है वो सारा का रसायन ही होता है। जो फैक्ट्री में कचरा होता है वो केमिकल ही होता है, उसी को डायरेक्ट डाल दिया बिना साफ किए। कीटनाशक जो हम खेत में यूज़ करते हैं, कीटनाशक या उर्वरक यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या करता है, वर्षा के कारण बह के तो नदी में ही जाता है, पानी में ही जाता है, तो उससे भी पानी का प्रदूषण बढ़ता है। तो पीने योग्य पानी घट रहा है उसके कारण भी। जल का असमान वितरण, जल का असमान वितरण भी है, कहीं पर बाढ़ आया है, कहीं पर सुखाड़ है। जैसे बिहार में ही देख लीजिए, कोसी वाला क्षेत्र हमेशा डूबा रहता है, और वो क्या कहते हैं, दक्षिण बिहार जो है, उत्तर बिहार डूबा रहता है हमेशा, और दक्षिण बिहार में पानी उतना नहीं है, उतना वर्षा नहीं होता है, तो यहाँ पर सुखाड़ की स्थिति रहती है। तो असमान वितरण के कारण भी क्या होता है, जल कम पड़ जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए इजराइल में, यहाँ पर इंटरनेशनल एग्जाम्पल लिया है, बिहार का एग्जाम्पल नहीं लिया है। जैसे देखिए इजराइल में 25 सेंटीमीटर वर्षा होता है, बहुत कम, ना के बराबर वर्षा होता है। इसके बावजूद भी वहाँ पर जल की कमी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर प्रबंधन अच्छा है। वो 25 पर जितना ही वर्षा हुआ उसको सारा का सारा वो क्या कर लेते हैं, बचा करके रख लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, वो लोग प्रबंधन अच्छा करते हैं, तो इजराइल वालों को कमी नहीं होता है। लेकिन हमारे पास ज़्यादा वर्षा होता है, हमारे पास 114 सेंटीमीटर वर्षा होता है, फिर भी हमारे पास क्या होता है, कई क्षेत्र सूखे रह जाते हैं, कई क्षेत्रों में सूखा का स्थिति रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रबंधन अच्छा से नहीं किए हैं। कहीं पर एकदम बिहार में, दक्षिण उत्तर बिहार में खूब वर्षा हुआ तो बाढ़ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाढ़ में लोग डूबे हुए हैं, और दक्षिण बिहार में जो है सूखा का स्थिति पड़ा हुआ है। तो प्रबंधन हम लोगों का अच्छा से नहीं होता है, इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे क्षेत्र सूखे रह जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उस तरह का रिवर का चैनल नहीं है, उस तरह से पानी को पास करने के लिए व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण सूखा रह जाता है। इसके बाद जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अब देखिए इतना क्षेत्र सूखा है, इतना वर्षा होने के बावजूद भी, तो हमको तो जल प्रबंधन अच्छा से करना पड़ेगा। तो वही बता रहा है कि आवश्यकता क्यों है जल प्रबंधन की। तो जल का असमान वितरण और कमी के कारण, अब ये देखें कि कहीं बाढ़ के कारण डूबा हुआ है, कहीं सूखा हुआ है, तो जल का जो असमान वितरण है उसमें कमी करने के लिए, उसको कम करने के लिए जल प्रबंधन करना आवश्यक है। अगर पूछेगा जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, तो उसको आप इस पॉइंट पे बता सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स में जो है इसका आंसर दिया गया है, बस एकदम शॉर्ट्स में आपको बना करके दिया गया है। तो जल का असमान वितरण और कमी के कारण जल प्रबंधन करना पड़ता है। कम है, हमारे पास जल कम भी है, तो उसको प्रबंधन करके ना, नहीं तो एक आदमी को दे देंगे हम 1000 लीटर और किसी को दे देंगे 10 लीटर, तो काम नहीं बनेगा। तो उसका प्रबंधन अच्छा से करना पड़ेगा, जितना ज़रूरी है उतना ही पानी हम एक आदमी को देंगे तो हमारा काम बनेगा। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि, खेती और उद्योग की बढ़ती मांग, जितना जनसंख्या बढ़ रहा है उतना ज़्यादा खेती हो रहा है, खेती हो रहा है तो उतना ज़्यादा पानी लग रहा है। और इसके बाद दूसरी बात यह है कि उद्योग भी बढ़ रहा है, फैक्ट्री भी बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे सामानें ज़्यादा बन रही है। दूसरी बात, जो जनसंख्या ज़्यादा है तो वो आदमी भी खुद यूज़ कर रहा है ज़्यादा पानी, तो उसके कारण मांग बढ़ रही है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको प्रबंधन करना पड़ेगा पानी का। पानी तो लिमिटेड मात्रा में है, तो नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इसके बाद जो है भूजल स्तर का गिरना, नीचे जो हम खेती के लिए नीचे से पानी निकालते जा रहे हैं, नीचे में तो पानी संरक्षित है, तो वो तो लिमिटेड मात्रा में है, ऐसा तो नहीं है कि अथाह है, तो उसके कारण वो भी भूजल क्या होते जा रहा है, गिरते जा रहा है। पहले आपको 40 फीट पे ही पानी मिल जा रहा था। मान लीजिए ये आपका पाइप है बोरिंग वाला, तो यहाँ तक आपको पानी था, तो यहीं पर मान लीजिए 40 फीट धंसा है, यहीं पर पानी मिल गया। अब जो है ये भूजल स्तर यहाँ आ गया, तो अब आपको यहाँ पर आकर के पानी लेना पड़ेगा। यहाँ पर अब इतना अगर पाइप धंसाइएगा तो यहाँ पर पानी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से भूजल स्तर खींच खींच के हमने यहाँ पहुँचा दिया। तो अब यहाँ पे आकर के आपको 40 फीट नहीं 80 फीट पे आकर के पानी लेना पड़ेगा, यानी भूजल स्तर क्या होते जा रहा है, गिरते जा रहा है। प्रदूषण से स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी पर खतरा। और जो इतना प्रदूषण हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है लोगों का, खाद्य सुरक्षा, खाना पीना में भी मिलावट होते जा रहा है, पारिस्थितिकी पर भी खतरा है। तो इन सब के लिए क्या करना पड़ रहा है, जल का प्रबंधन करना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर प्रतिदिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। सरकार का जल जीवन मिशन करके एक योजना चल रहा है। इस योजना में लक्ष्य ये है कि प्रत्येक परिवार को, ग्रामीण परिवार को 55 लीटर क्या करना है, प्रतिदिन शुद्ध पेयजल देना है। तो आप तो बताइएगा कि 55 लीटर तो हम अपना धोने में ही काम खत्म कर देते हैं। अगर 55 लीटर तो हम क्या कर देते हैं, वैसे ही खत्म कर देते हैं, तो उससे क्या होने वाला है,
तो वो 55 लीटर तो आप जो नीचे से पानी निकालते हैं वो तो साफ़ नहीं होता है। ये सरकार जो देगी आपको 55 लीटर, वो प्रतिदिन शुद्ध पेयजल देगी, यानी ये साफ़ करके पानी देगी। हम लोग जो नीचे चापाकल से निकाल लेते हैं तो उसका तो टेस्टिंग तो करते नहीं है कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, कैसा है, इसमें क्या मिला हुआ है, जो निकल के आया उसको पी लिए। लेकिन सरकार जो ये 55 लीटर देने जा रही है वो साफ़ करके आपको पानी देगी। तो जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर पानी देने का बात किया गया है यहाँ पर। तो जल के प्रबंधन की ये सारी आवश्यकताएं हैं। इतने सारे पॉइंट्स से आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजना देखिए, तो अब जो है नदी को भी क्या करता है, बांध करके नदी को भी क्या करता है, नदी में तो ऐसे ही पानी बह रहा है तो उसको क्या किया जाता है, बांध करके कंट्रोल करके हम अपने उपयोग में उस पानी को क्या करते हैं, लेते हैं। तो उसको बांधने के लिए डैम बनाया जाता है, बहुत सारे बड़े बड़े डैम बनते हैं। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि उसी पर जो डैम बनता है उससे बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं। मछली पालन होता है, बिजली बनता है, सिंचाई का काम होता है, बहुत सारा काम होता है, इसीलिए उससे बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय नदी परियोजना। उस डैम को क्या कहते हैं, वो डैम जो बनाया गया है वो बहुत सारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए उसका नाम दिया गया है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना। तो देखिए उसके कार्य क्या हैं। तो सिंचाई करना, सबसे पहले जो पानी रोके हैं, पानी रोक करके क्या करते हैं, साइड से नहर चीरते हैं नदी के बगल से, और उस नहर में पानी को क्या करते हैं, भेजते हैं। पानी को रोक के और नहर के तरफ भेजते हैं कि जाओ तुम क्या करो, उधर की तरफ सिंचाई करो। तो सिंचाई में उसका उपयोग करते हैं। जल विद्युत उत्पादन, वो जो भेजते हैं हम पानी, तो उसी के रास्ते में क्या लगा देते हैं, टरबाइन। तो उससे क्या होता है, बिजली भी उत्पन्न होता है, जल विद्युत का भी उत्पादन होता है, बिजली भी बनता है। क्योंकि पानी जो बहता है तो वो क्या करता है, पंखी को नचाता है, टरबाइन को, और बिजली बनती है। तीसरा कार्य यह है कि घरेलू और औद्योगिक उपयोग, उस पानी से क्या करते हैं हम, घरेलू साफ़ करके घर में भी भेज देते हैं। उसी पानी को जो जमा करके रखे हैं, साफ़ कर लिए तो घर में भी सप्लाई कर दिए, या अगर फैक्ट्री वैक्ट्री है अगल बगल में तो फैक्ट्री को भी वो पानी दे दिए हम लोग, बिजली भी दे दिए पानी उसी वहीं से, और पानी भी दे दिए फैक्ट्री को वहाँ से। इसके बाद बाढ़ पर नियंत्रण भी हो जाता है। अगर पानी वैसे ही बह रहा है और ज़्यादा मात्रा में पानी बह गया तो अगल बगल के गाँव क्या हो जाएंगे, नदी के अगल बगल वाले गाँव डूब जाएंगे, बाढ़ आ जाएगा। तो अगर वहाँ पे डैम बना हुआ है, पानी रुका हुआ है, कंट्रोल किया गया है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में छोड़ा जा रहा है, तो उससे क्या होगा, बाढ़ से भी नियंत्रण होगा। इसके बाद नौचालन, नौका भी चला जा सकता है, लोग घूमने के लिए वहाँ जा सकते हैं। मछली पालन हो सकता है वहाँ पर, मनोरंजन भी हो सकता है, नौचालन होगा उसमें बैठ करके लोग मनोरंजन भी करेंगे। तो इतने सारे कार्य एक डैम बनाने से आपको क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसीलिए इतने सारे उद्देश्य आपके पूरे हो जाएंगे मात्र एक डैम बनाने से। इसीलिए इस चीज़ को बहुउद्देशीय नदी परियोजना आपको कहा जाता है कि बहुत सारे उद्देश्य की ये पूर्ति करेगा। उदाहरण के लिए देख लीजिए, हमारे पास भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया है, भाखड़ा नांगल परियोजना है हमारे पास। इससे क्या होता है, सिंचाई प्लस जल विद्युत, यानी सिंचाई भी इससे ज़्यादा मात्रा में होता है और बिजली भी बनती है। दूसरा है हीराकुंड परियोजना, ये दूसरा परियोजना है। ये क्या है, मतलब नदी पर बांध बना करके इस तरह के काम किए जा रहे हैं। पहला है भाखड़ा नांगल वाला परियोजना, इसके बाद हीराकुंड परियोजना। इसमें भी क्या होता है, जल संरक्षण होता है, बाढ़ नियंत्रण होता है, बिजली भी बनती होगी। तो ये सारे चीज़, ये दो आप उदाहरण में रख सकते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना में पहला परियोजना का ये नाम रख सकते हैं और दूसरा परियोजना में हीराकुंड का आप नाम याद रख सकते हैं। तो अगर पूछेगा कि हमारे भारत में बहुउद्देशीय परियोजना क्या है और हमारे भारत में कौन कौन से बहुउद्देशीय परियोजना चल रही है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना और हीराकुंड परियोजना। लाभ देखिए, इस परियोजना का लाभ क्या होता है, तो खेती और उत्पादन में वृद्धि होता है। खेती ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा सिंचाई होगा, जिस सिंचाई में पानी मिलेगा उतना ज़्यादा खेती होगा। ग्रामीण और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास होता है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था, जितना ज़्यादा उद्योग में पानी मिलेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ज़्यादा उत्पादन होगा, तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगा। जल आपूर्ति और बिजली की उपलब्धता भी बढ़ेगी, जल की आपूर्ति भी बढ़ेगी और बिजली की उपलब्धता भी बढ़ेगी। यानी जितना ज़्यादा पानी को रोक करके डैम में रखेंगे और बिजली बनाएंगे उतना ज़्यादा बिजली भी मिलेगा और जल की आपूर्ति भी होगी। जिसको जितना चाहेंगे हम पानी उधर भेज सकते हैं। सिंचाई के लिए पानी चाहिए तो सिंचाई के लिए भेज सकते हैं, घर में चाहिए तो घर में सप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हानियाँ देखिए, हानि क्या क्या होता है, इससे फायदे ही फायदे नहीं है, हानियाँ भी है। तो हानियाँ क्या है, नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। अब नदियाँ जो अपने हिसाब से बह रही थी पहले, अब हमने रोक दिया तो उसका जो पहले वाला बहाव था वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। उस तरह का पहले वाला बात नदी में नहीं रहता है, नदी में पानी कम हो जाता है, नदी में पानी की मात्रा कम हो जाती है। इसके बाद क्या हो जाता है, अगर नदी का पानी क्यों कर दिया, रोक दिए हैं, तो पानी में क्या होता है, बहुत सारा मिट्टी मिला रहता है, पानी में मिट्टी मिला रहता है। तो पानी रुक गया तो मिट्टी सारा का सारा क्या हो जाता है, नीचे में जाके बैठ जाता है। तो वही होता है कि तलछट जमा होने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। अगर वही वाली पानी आप क्या कर दिए, नहर के से भेज दिए, वो जो
मिट्टी वाला पानी है उसको भेज दिए नहर से, तो वो खेत में जाएगा, खेत में जाएगा तो खेत में क्या करेगा, अपना वो मिट्टी क्या कर देगा, बिठा देगा नीचे। तो वो जो उर्वर मिट्टी है, मतलब कि उर्वरा वाला मिट्टी, उसको वो क्या करेगा, खराब करेगा। तो तलछट जमा होने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, जलीय जीवों का जीवन प्रभावित हो जाता है। अब अगर नदी में सही से पानी आप जाने ही नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, ना पानी नदी में कम हो जाएगा, कहीं कहीं पे सुखाड़ की स्थिति आ जाएगी। तो वहाँ पर जो मछलियाँ हैं या जलीय जीव हैं वो क्या हो जाएंगे, उनके जीवन खतरा में आ जाएगा, जीवन प्रभावित होगा। आप देखिए बड़े पैमाने पर विस्थापन, सामाजिक असमानता पैदा होता है। बड़े पैमाने पर विस्थापन का मतलब क्या, यहाँ पे आप समझिए कि बड़े पैमाने पर विस्थापन से मतलब ये है कि अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि क्या है, नदी है, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, बांध बना करके इसको रोक दिया, इस नदी को यहाँ पर बांध बना करके रोक दिया, तो यहाँ पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाता है, जम जाता है। और जमा होने के कारण अगल बगल में ये फैल जाता है, नदी के अगल बगल पानी क्या हो जाता है, जमा होने के कारण फैल जाता है। तो अगल बगल के जो गांव के लोग हैं वो उनको वहाँ से हटना पड़ जाता है। ये ज़्यादातर पहाड़ वाले एरिया में होता है, जैसे यहाँ पर जो पहाड़ है और यहाँ पर भी पहाड़ है और यहाँ से नदियाँ बह रही है, यहाँ से नदियाँ, तो यहीं पर क्या करेंगे, डैम बना करके यहाँ पर पानी को रोक देंगे, तो ये पानी जो है एकदम पहाड़ के अंदर में पूरे फैल करके रह जाता है। तो वही वाली बात है कि विस्थापन क्यों होता है कि मान लीजिए यहाँ नदी है और यहाँ पर आपने डैम बनाया, तो ये डैम जो बनाया आपने, तो ये नदी का पानी यहाँ रुक गया, तो नदी का पानी ये क्या कर जाता है, फैल करके इधर उधर फैल जाता है। तो फैलने के कारण जो नदी के इधर बगल में गांव है, शहर है, वहाँ पर लोगों को वहाँ से भागना पड़ जाता है। तो बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है। अगर आप डैम बनाइएगा कहीं पर भी, तो डैम बनाइएगा, पानी को रोकिएगा, तो पानी जो जब जहाँ से रोकिएगा उसके उधर पानी फैलेगा, तो बहुत सारे गाँव को क्या करना पड़ेगा, वहाँ से हटना पड़ेगा। सामाजिक असमानता होती है। सामाजिक असमानता कहने का मतलब क्या है कि जो वहाँ से बिजली बनाएगा, जो उसका फ़ायदा लेगा, वो तो अमीर होता जाएगा, और जो वहाँ के अगल बगल के लोग हैं, बड़े पैमाने पे जो लोग विस्थापित हुए हैं, जो गरीब लोग थे, उस नदी से मछली पकड़ते थे या अलग अलग काम करते थे, उन लोगों का क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो गरीब और गरीब होते जाएंगे और अमीर अमीर होता जाएगा, तो सामाजिक असमानता भी होगा। बाढ़ नियंत्रण में कई बार असफल हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण कई बार असफल हो जाएगा। अगर ज़्यादा पानी आ गया तो जोर से पानी छोड़ना पड़ेगा, जोर से पानी छोड़ना पड़ा, अगर ज़्यादा पानी छोड़ दिए हम वहाँ से, तो क्या हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण नहीं हो पाएगा, एक बाइक फ्लड आ जाएगा, एक बाइक बाढ़ आ जाएगा। आप सुने होंगे कि कोसी बराज का सारा फाटक खोल दिया गया। जब ये पानी ज़्यादा आता है नेपाल से, तो क्या किया जाता है, कोसी बराज का सारे फाटक खोल दिए जाते हैं, तो बाढ़ आने की कंडीशन आ जाता है, बाढ़ आने लगता है, क्योंकि वो पानी रुका नहीं, इतना ज़्यादा मात्रा में पानी आया कि वो फाटक को क्या कर देगा, तोड़ देगा। अगर वो न खोला जाए तो सारे फाटक खोल दिए जाते हैं, तो क्या हो जाता है, इधर बस्ती में बिहार की तरफ बाढ़ आने लगता है। तो कई बार ये जो है बाढ़ नियंत्रण करने में भी असफल रहता है ज़्यादा पानी आने पर। भूकंप और जल जनित बीमारियों को भी काफ़ी संभावना होता है। अगर भूकंप आने का भी संभावना होता है, मान लीजिए कहीं जोर से झटका आया तो भूकंप भी आएगा। इसके बाद जो है जल जनित बीमारियां का भी संभावना होगा। मान लीजिए बाढ़ आ गया, कहीं पर गांव में पानी घुस गया और पानी वहां पर रुक गया बहुत दिन तक, तो वहां पर मच्छर पनपेगा, उससे बहुत सारी बीमारियां होगी। इसके बाद देखिए, तो इससे रिलेटेड जो है डैम बनाने से लेकर के लोग जो है इसका आंदोलन भी किया है, विरोध भी किया है कि डैम नहीं बनाइए, नहीं तो पहले वाला बात नहीं रह जाएगा, बहुत सारी बीमारियां होने लगेगी, बहुत सारा समस्या आने लगेगा। तो इसके लिए इस डैम को बनाने के लिए लोगों ने विरोध भी किया है। तो आंदोलन कौन कौन से किए हैं इससे संबंधित, तो नर्मदा नदी पर क्या किया जा रहा था, डैम बनाया जा रहा था, तो इसका लोगों ने विरोध किया, तो इसी के कारण इसका नाम पड़ गया नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसका नाम क्या पड़ गया इस आंदोलन का, नर्मदा बचाओ, यानी नर्मदा नदी को बचाओ। इसके बाद टिहरी बांध बन रहा था, टिहरी नदी पर टिहरी बांध बन रहा था, तो वहाँ पर भी लोगों ने आंदोलन किया कि हाँ ये बांध बनने से क्या होगा, बहुत सारे गांव खाली हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को हटना पड़ जाएगा। तो इसका लोगों ने क्या किया, वहाँ के लोगों ने विरोध किया, तो उसको टिहरी बांध आंदोलन कहते हैं। इसके बाद देखिए अंतर्राज्यीय जल विवाद भी होता है। जैसे नदी बह रही है, नदी जैसे गंगा नदी है, बिहार में गंगा नदी बहती है, तो यूपी से बह करके आती है, बिहार की तरफ आती है, तो यूपी वाला अगर पानी रोकने लगे तो बिहार वाला क्या करेगा, हल्ला करेगा कि वहाँ हमको पानी उतना मात्रा में ज़्यादा दिया नहीं जा रहा है। इसी तरह से जो भी हमारे पास तो उद्योग नहीं है, तो हम क्या हल्ला करेंगे, हम लोग उतना विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर उद्योग है, जैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, इस सब में जो है ज़्यादा उद्योग है, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा है, तो वहाँ पर इस नदी का पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। महाराष्ट्र वाला या कर्नाटक वाला ज़्यादा से ज़्यादा पानी उपयोग करना चाहता है, तो जिसके तरफ से नदी आ रहा है वो अपना सारा पानी यूज़ कर लेता है, बगल वाले को कम देता है। इस मामला में क्या होता है, झगड़ा होता है कि तुम हमारा पानी रोक लिया तो तुम हमारा पानी रोक लिया, इस तरह का झगड़ा होता है। तो उसी को कहते हैं अंतर्राज्यीय विवाद। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में विवाद होता है
कि आपने हमारा पानी क्यों रोका, हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, पानी कम हो रहा है हमारे लिए। तो जल विवाद होता है, उस जल विवाद के कारण झगड़ा होता है, उसी को जल विवाद कहते हैं। जैसे देखिए कृष्णा और गोदावरी नदी है, साउथ में, दक्षिण में है, तो वहाँ पर भी इस तरह का होता है। जो राज्य से वो बहती है वो ज़्यादा पानी रोक लिया, बगल वाले राज्य को नहीं जाने देता है, तो कृष्णा गोदावरी विवाद होता है। इस तरह से कोयना परियोजना विवाद होता है। तो इस तरह से बहुत सारे पानी के कारण विवाद भी होते हैं। तो ये विवाद आपको बताया गया है यहाँ पर। छठा आपके पास टॉपिक है वर्षा जल संग्रहण। हम लोग तो वर्षा जल का संग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास पानी का कमी ही नहीं है, तो हम क्यों करेंगे। लेकिन जहाँ पर पानी का कमी है, सुखाड़ की स्थिति है, बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, वर्षा जल का संग्रहण करना पड़ता है। कैसे, बहुत सारे वर्षा जल संग्रहण का तरीका है। जैसे आपका छत है या जो भी घर है, आपका छत है, तो छत से तो पानी गिरता है नीचे वर्षा के टाइम में, तो वो ऐसे ही बह के चला जाता है। और लोग क्या करते हैं, उसको नीचे टैंक बना करके उस पानी को नीचे जमा करके रख लेते हैं। वर्षा वाला जल तो साफ होता है, तो नीचे जमा करके रख लेते हैं और उससे अपना काम करते रहते हैं। बहुत सारा काम उससे अपना वो करते हैं। राजस्थान में जहाँ पे पानी का कमी है, वहाँ पर इन सब पानी को बहुत ज़्यादा जमा करके रखा जाता है, वर्षा वाला पानी का, और सालों साल उसको चलाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए वर्षा जल संग्रहण सब पहले से ही होता आ रहा है, ये प्राचीन पद्धति है। जैसे देखिए पश्चिमी हिमालय में गुल या कुल, इस तरह से इस नाम से भी क्या करते हैं, वर्षा जल संग्रहण करते हैं। राजस्थान में छत वर्षा या जल संग्रहण करते हैं। टांका, जोहर, खादीन, इस नाम से राजस्थान में जो है वर्षा जल को संग्रहण करने का नाम दिया गया है। इस तरीके से क्या करते हैं, वर्षा जल को संग्रहित करते हैं। क्या करते हैं, छत वर्षा जल संग्रहण, मतलब छत से जो पानी गिरता है उसको पकड़ करके उसको पाइप के द्वारा नीचे एक टैंक बना करके उसमें जमा कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ जल वाहिकाएं, मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई 200 वर्ष पुरानी विधि है। ये सब पहले से ही जहाँ पर पानी का कमी रहता है वहाँ पर क्या किया जाता है, इन सब विधि से वर्षा जल को संरक्षित किया जाता है। आधुनिक उदाहरण देखिए, अभी भी किया जा रहा है। अभी भी मोदी जी बोलते हैं कि वर्षा जल को क्या करिए, संरक्षित करिए, बचा करके रखिए, उसको बहने ऐसे मत दीजिए। देखिए तमिलनाडु, प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य है। तमिलनाडु का एक जगह है, तमिलनाडु में बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ पर लोग क्या करते हैं, प्रत्येक घर पे जो छत है वो वाला अपना पानी को बचा करके क्या करते हैं, संरक्षित करके रखते हैं, और वो करना अनिवार्य है। उसी से सालों साल काम चलाते हैं अपना। शिलोंग मेघालय में हर घर में संग्रहण व्यवस्था है। शिलोंग मेघालय जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व राज्य में, तो वहाँ पर भी इस तरह का जल संग्रहण होता है। गंडाथूर गांव कर्नाटक में है, जो वर्षा जल संपन्न गांव है। यहाँ पर जो ये गांव है, एक ऐसा गांव है जो वर्षा जल से ही सालों भर अपना पानी क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। क्योंकि ये सब कर्नाटक में जो है ज़्यादातर, जैसे हम लोगों को चापाकल थोड़ा सा 40-50 फीट के नीचे ले गए और पानी मिल जाता है, इन सब जगहों पर पानी नहीं मिलता है। 200-200 फीट जाएगा, एक तो चापाकल वहाँ जाएगा ही नहीं, नीचे पत्थर वाला एरिया सब है, तो वहाँ पर जाएगा नहीं, तो वहाँ पर चापाकल से पानी नहीं मिलता है। तो इसके कारण जो है आपको वर्षा जल को ही संरक्षित करके क्या करते हैं, ये लोग सालों साल चलाते हैं, अपना सालों भर काम करते हैं। तो एक गंडाथूर गांव है जो वर्षा जल से संपन्न गांव है। इसके बाद देखिए वर्षा जल संरक्षण से लाभ क्या है। तो लाभ है कि जल संरक्षण भी होता है, जल का बचाव भी होता है। जितना वर्षा जल आप बचा लिए, उससे काम कर लिए, तो भूमिगत जल जो है वो हमारा कम होता है, कम उपयोग होता है, तो वो बचा रहता है। ग्रीष्म ऋतु में जल उपलब्धता रहती है। अब गर्मी का टाइम है, अगर आपके पास पानी जमा करके नीचे रखा हुआ है तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, जल उपलब्ध रहेगा। प्रदूषण रहित शुद्धतम जल होता है। वर्षा जल सबसे शुद्ध जल है। आप सुने हैं कि वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है, वर्षा के जल को सबसे शुद्ध जल माना जाता है। भूमिगत जल से भी ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। भूमिगत जल में तो क्या मिला है, आर्सेनिक कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कुछ ज़्यादा होता है, कहीं आयरन ज़्यादा होता है, किसी पानी में आर्सेनिक ज़्यादा होता है, तो वो तो शरीर के लिए खराब करता है। लेकिन वर्षा वाला जो जल है वो सबसे शुद्ध जल होता है, उसमें ना ही आयरन ज़्यादा होता है और ना ही आर्सेनिक ज़्यादा होता है। तो प्रदूषण रहित जल मिलता है। घरों को ठंडा रखने का अतिरिक्त लाभ है। पानी अगर आप नीचे में जमा करके रखे हैं तो घर भी आपका क्या रहेगा, ठंडा रहेगा गर्मी के टाइम में। इसके बाद निष्कर्ष देखिए, आप चैप्टर आपका खत्म हो गया कि वर्षा जल क्या है, क्या महत्व है, पृथ्वी पर कितना पानी है, जल दुर्लभता क्या है, कारण क्या है, प्राकृतिक कारण, मानव जातीय कारण, मानव के कारण भी जल की दुर्लभता हो रही है, जल प्रबंधन की आवश्यकता क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, उसके बारे में समझा दिए, कौन कौन से परियोजना है, उसके लाभ क्या हैं, हानि क्या है, वर्षा जल संग्रहण क्या है, इसके बाद आधुनिक उदाहरण क्या है उसके, इसके बाद लाभ क्या है वर्षा जल संग्रहण के। चैप्टर आपका जल संसाधन इतने पे क्या हो गया, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा। अब हो गया निष्कर्ष। अब फाइनल करते हैं कि जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन अनिवार्य है। दूसरा,
अतिशोषण, प्रदूषण और कुप्रबंधन से संकट गहरा सकता है। यानी अगर आप ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, आप उसका सही से प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, मतलब नल चला के छोड़ दिए, 50 बाल्टीन 20 बाल्टीन से एक दिन में नहा रहे हैं, बाथरूम में ऐसे ही पानी बहा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका जो है पानी का संकट जो है आपको गहरा जाएगा, पानी कम होने लगेगा। तो अतिशोषण, प्रदूषण और कुप्रबंधन से क्या हो सकता है, प्रदूषित भी कर दिए तो भी संकट आपका गहरा आएगा, ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर लिए तो भी आपका जल कम हो जाएगा, संकट गहरा जाएगा। तो समाधान क्या है, तो समाधान इसका है कि पारंपरिक तकनीक और आधुनिक उपयोग का संतुलन बना के रखिए। ये नहीं कि मोटर है, अगर मोटर स्विच दबाने से ही पानी भर जा रहा है तो जितना मन तितना भर दे रहे हैं, मोटर फुल हो गया फिर भी पानी बहाए जा रहे हैं, तो वो सब काम नहीं करना है, संतुलन बना के रखना है। वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहन देना है, वर्षा में जो नदी पानी है ऐसे ही बह जाता है, उसको संग्रहित करने का क्या करना है, प्रोत्साहन देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है कि उस पानी को क्या करिए, आप संग्रहित करके रखिए, जमा करके रखिए। दूसरा बात, प्रदूषण रोकना और जल का समान वितरण करना, प्रदूषण कम करना है उस जलों का, ये नहीं कि नदी में हम क्या कर दिए, गंदगी डाल दिए। इसके बाद जल का समान वितरण करना है, प्रदूषण भी रोकना है और जल का समान वितरण करना है। समान वितरण का मतलब कहीं कम है और कहीं ज़्यादा है तो क्या ज़्यादा वाले को क्या करेंगे, कम वाले क्षेत्र में भेजेंगे। जैसे अभी बिहार में भी चल रहा है हर घर गंगा का जल योजना चल रहा है इस तरह का, तो उसमें भी क्या किया जाएगा, जल का वितरण किया जाएगा, साफ जल का वितरण किया जाएगा। तो इस तरह से है जो है आपका जल संसाधन चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। तो आप जो है इस तरह से आप धीरे धीरे करके आपका जो क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स जो यहाँ पर चलाया जा रहा है वो धीरे धीरे अब जो है आपको मुकाम पर जैसे लग रहा है कि पहुँचने वाला है, मतलब कि बहुत सारे चैप्टर्स आपको स्पीड में चलते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस आराम से मिलते रहें और आप आराम से एक जगह पर बैठ करके पढ़ाई कर सकें। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में एक पतला सा कॉपी बना लीजिए भूगोल का, और उसमें क्या करिए, चैप्टर बाय चैप्टर नोट करते जाइए और रिवीजन करते जाइए। बस आप एग्जाम देने ला, एग्जाम के टाइम में देखेंगे कि सारा हमारा एकदम कवर हो गया है, ख़त्म हो गया है, टेंशन कम आपको लगेगा और एग्ज़ाम देने के आप और इच्छुक हो जाएंगे और आपको मज़ा आने लगेगा। अगर नहीं रहेगा इस तरह से, नोट्स नहीं रहेंगे, रिवीजन नहीं रहेगा, तो आपको आते आते समय जैसे ही बढ़ता जाएगा आपका डर बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।